इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आर्क वेल्डिंग क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ आर्क वेल्डिंग क्या होता है और उसके डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्क वेल्डिंग कौन कौन से होते हैं और आर्क ब्लो क्या होता है, वेल्डिंग टेक्निक्स कौन कौन सी होती है वो हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। और कौन किस टाइप के हम कौन कौन से ट्रांसफार्मर हम इसमें यूज कर सकते हैं, किस किस टाइप के, वो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो पहले हम देखते हैं कि आर्क वेल्डिंग क्या होती है। सबसे पहले हम देखते हैं आर्क वेल्डिंग क्या होती है। आर्क वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग में जिस वर्कपीस को हमें वेल्ड करना होता है, जिन दो वर्कपीस को उनको ऐसे साइड में रख देते हैं हम, उसके बाद एक इलेक्ट्रोड लेते हैं, इलेक्ट्रोड, और इन दोनों में पावर, इन दोनों को कनेक्ट करके हम इसमें पावर सप्लाई देते हैं। पावर सप्लाई देते हैं। तो किसमें हम नेगेटिव इलेक्ट्रोड देते हैं, किसमें पॉजिटिव इलेक्ट्रोड देते हैं, हम आपको बाद में बताएंगे। अभी हम इसको नेगेटिव इलेक्ट्रोड, इसको कैथोड बना रहे हैं, मतलब इसको नेगेटिव चार्ज से कनेक्ट करेंगे और इसको एनोड बना रहे हैं वर्कपीस को, इसे हम पॉजिटिव से जोड़ेंगे। तो जब हम इनको पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं और ये इलेक्ट्रोड को वर्कपीस के जब हम पास में लेके आते हैं तो उसके कारण इसमें स्पार्किंग होती है। जब हम दो इनको ऑब्जेक्ट को टच करते हैं तो इसके कारण इसमें स्पार्किंग निकलती है और फिर उस स्पार्किंग को हम कंटिन्यू रखने के लिए इसे थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करते हैं, क्योंकि जब तक सफिशिएंट पोटेंशियल डिफरेंस नहीं रहेगा, सफिशिएंट वोल्टेज डिफरेंस नहीं रहेगा, तब तक इसमें स्पार्किंग कंटिन्यूअस नहीं होगी। मतलब अगर जैसे हमने इसे चिपका के रखा तो एक बार तो होगी, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद जो फायर रहेगी वो बंद हो जाएगी। तो इसीलिए हम इसमें थोड़ी गैप जो है वो मेंटेन करके रखते हैं। उसके कारण यहाँ पर हीट डेवलप होती है, हीट उत्पन्न होती है और उसके कारण जो दोनों वर्कपीस रहते हैं वो दोनों मेल्ट होते हैं और मेल्ट होकर के वहां पर फिर जब हम आगे निकल जाते हैं, वहां से स्पार्क आगे बढ़ जाती है तो वो ठंडे हो जाते हैं और दोनों वेल्ड हो जाते हैं। तो ये आर्क वेल्डिंग का प्रिंसिपल है कि इसमें हम एक इलेक्ट्रोड लेते हैं और उसमें इलेक्ट्रोड और वर्कपीस में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करवाते हैं। जब हम इलेक्ट्रोड को वर्कपीस के पास में लाते हैं तो एक स्पार्किंग जनरेट होती है। उसे कंटिन्यूअस रखने के लिए हम थोड़ा गैप मेंटेन करते हैं। उसके कारण यहाँ पर हीट जनरेट होती है, हीट से जो वर्कपीस मटेरियल रहते हैं वो मेल्ट होते हैं और बाद में जब हम आगे बढ़ जाते हैं तब वो ठंडा होकर के वहीं पर वेल्डेड जॉइंट बन जाता है। तो ये आर्क वेल्डिंग का प्रिंसिपल है। इसमें जब हम इसके बीच में थोड़ा गैप मेंटेन करते हैं तो यहाँ पर जो एटमॉस्फेरिक गैसेस रहती है, जैसे इसके बीच में, तो जो एटमॉस्फेरिक गैसेस रहती है वो इलेक्ट्रॉन्स के कारण, जो इलेक्ट्रॉन्स इधर इलेक्ट्रोड से वर्कपीस पर आ रहे हैं उसके कारण, इलेक्ट्रोड के मूवमेंट के कारण ये एक रीजन जो रहता है ये आयोनाइज्ड कॉलम में बदल जाता है। तो आयोनाइज्ड कॉलम बहुत ज्यादा एनर्जी का रहता है, ये जो रीजन रहता है ये हायर एनर्जी रीजन हो जाता है, इसे हम प्लाज्मा बोलते हैं। इसी के कारण हीट जनरेट होता है। तो ये हमने आर्क वेल्डिंग का प्रिंसिपल समझा। तो इसमें क्या होता है, अभी जैसे हमने इस पे कैथोड रखा है और इस पर एनोड रखा है, तो इसके कारण क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो रहते हैं कैथोड से वो वर्कपीस की तरफ आते हैं, ऐसा इलेक्ट्रोड से वर्कपीस की तरफ इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। तो और जो पॉजिटिव होल्स रहते हैं वो इधर वर्कपीस से इलेक्ट्रोड की तरफ जाते हैं। तो इसके कारण क्या होता है, इलेक्ट्रोड
वर्कपीस की तरफ आते हैं, इसलिए वर्कपीस पर ज्यादा हीट जनरेट होती है और इलेक्ट्रोड पर कम हीट जनरेट होती है। तो इसे हम कैथोड रखते हैं, इसे एनोड रखते हैं, तो इसके कारण जो हीट रहती है इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के कारण हीट यहाँ पर वर्कपीस में ज्यादा जनरेट होती है। जो टोटल हीट रहती है उसका वर्कपीस में 2/3 जो रहता है वो जनरेट होता है वर्कपीस पर, और कैथोड पर कम होता है, कैथोड पर होता है 1/3 ऑफ टोटल हीट जनरेटेड। तो अगर हमें हमारा जो वर्कपीस मटेरियल है वो हाई मेल्टिंग टेम्परेचर मटेरियल है, तो हम उसे इस पर डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड नेगेटिव और इसी को हम बोलते हैं डायरेक्ट करंट स्ट्रेट पोलैरिटी। ये दोनों एक ही नाम है। ये जब हम कैथोड को इलेक्ट्रोड को नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं और वर्कपीस को पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं, तो ये कहलाती है डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड नेगेटिव और डायरेक्ट करंट स्ट्रेट पोलैरिटी। और जब हम इसे एनोड से जोड़ते हैं, जब हम वर्कपीस को कैथोड से जोड़ते हैं, सॉरी वर्कपीस को जब हम कैथोड से जोड़ते हैं, वर्कपीस को कैथोड से जोड़ते हैं और इलेक्ट्रोड को एनोड से जोड़ते हैं, तो इसमें जो इलेक्ट्रोड रहता है उसमें ज़्यादा हीट जनरेट होती है और जो वर्कपीस रहता है उसमें कम हीट जनरेट होती है। तो हम इस टाइप की वेल्डिंग को डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड पॉजिटिव वेल्डिंग बोलते हैं और डायरेक्ट करंट रिवर्स पोलैरिटी, इसको हम डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड पॉजिटिव और डायरेक्ट करंट रिवर्स पोलैरिटी बोलते हैं। तो इसका यूज हम कब करते हैं, जब हमें ये जो इलेक्ट्रोड रहता है ये हमारा कंज्यूमेबल हो, मतलब हमें ये जो मटेरियल रहते हैं वर्कपीस से जो रहते हैं उन्हें कम मेल्ट कराना है और उनको जोड़ने के लिए हम इलेक्ट्रोड मटेरियल जो रहता है उसे मेल्ट कराकर इसके अंदर फिल कर देते हैं। तो उस टाइम पे उस वेल्डिंग के लिए हम डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड पॉजिटिव और डायरेक्ट करंट रिवर्स पोलैरिटी का यूज कर सकते हैं। तो इसमें ये दोनों केस जो है वो डायरेक्ट करंट सप्लाई पावर सप्लाई के, जब हम डायरेक्ट करंट पावर सप्लाई देंगे उस समय हम ये वाले दोनों केस को देखेंगे कि हमें हायर मेल्टिंग पॉइंट मटेरियल की वेल्डिंग करना है या लोअर मेल्टिंग पॉइंट मटेरियल की। लेकिन एसी अगर दोनों के बीच में मेल्टिंग पॉइंट का टेम्परेचर ना ज़्यादा कम है ना ज़्यादा है, तो एसी मीडियम मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर मटेरियल के लिए हम एसी करंट का यूज करेंगे। तो अगर जैसे डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन देखें हम कि किसमें ज़्यादा रहती है, डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन मतलब कौन सी पावर सप्लाई में ज़्यादा हम इनको जो वर्कपीस मटेरियल रहते हैं उनको पिघलाते हैं, तो डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन कितनी डेप्थ तक। तो अगर डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड नेगेटिव की बात करें तो हम सबसे ज़्यादा दूरी तक इसको पिघला सकते हैं। उसके बाद अगर हम एसी सप्लाई की बात करें तो एसी सप्लाई में हम मीडियम डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन तक कर सकते हैं। और अगर हम डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड पॉजिटिव की बात करें तो इसमें हम सबसे कम डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन मिलेगी हमें। तो ये हमने पोलैरिटी के बारे में भी देख लिया है। अगर आपको और डिटेल में देखना हो तो हमारा वीडियो देख सकते हैं आप पोलैरिटी इन आर्क वेल्डिंग में, वो तो आपको इसके बारे में और डिटेल मिल जाएगी। अब हम इसमें देखते हैं कि आर्क ब्लो क्या होता है। हम देखते हैं आर्क ब्लो क्या होता है। आर्क ब्लो जब हम वेल्डिंग करते हैं इलेक्ट्रोड से, आर्क वेल्डिंग में जब हम वेल्डिंग करते हैं तो जब कोने पर हम पहुंचते हैं तो इसमें
आर्क फ्लो देख लेते हैं कि क्या होता है। जब हम वेल्डिंग करते हैं तो उसमें अगर हम डीसी सप्लाई का यूज कर रहे हैं तो जो वर्कपीस रहता है, ये इलेक्ट्रोड है, ये वर्कपीस है, जो वर्कपीस रहता है उसमें कुछ मैग्नेटिक लाइंस डेवलप हो जाती हैं, मैग्नेटिक लाइंस डेवलप हो जाती हैं कुछ, क्योंकि पोल्स के कारण इसमें मैग्नेटिक लाइंस या मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट हो जाता है। तो उसके कारण क्या होता है कि जब हम वेल्डिंग करा रहे होते हैं आर्क वेल्डिंग में, तो ये आर्क जो रहती है कोने पर आकर ये आर्क ऐसी डाइवर्ट हो जाती है, तो इसे ऐसा सीधा आना चाहिए, तो ये ऐसी थोड़ी अंदर की तरफ डाइवर्ट हो जाती है। ये सिर्फ जो कॉर्नर रहते हैं उसी में होता है, इस कॉर्नर पे और उस कॉर्नर पे, क्योंकि इस समय जो मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन रहती है वो बराबर नहीं रहती है दोनों तरफ। जैसे अगर यहाँ पर इलेक्ट्रोड रहेगा तो इस तरफ भी मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी, इस तरफ भी मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी, तो वो कैंसिल हो जाएगी। लेकिन इस तरफ उसे सिर्फ एक डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड मिलती है, इसलिए वो आर्क को अपनी तरफ मतलब अंदर की तरफ खींच लेता है। तो इसके कारण इसी को हम आर्क फ्लो कहते हैं। उसकी जो इंटेंडेड पाथ रहता है, इंटेंडेड पाथ उससे वो उसे डाइवर्ट करवा देता है मैग्नेटिक लाइंस। तो इसको सोल्व करने के लिए हम इससे बचने के लिए क्या कर सकते हैं, यहाँ पर दूसरा मेटलिक ऑब्जेक्ट हम प्लेस कर सकते हैं, जिसके कारण इसमें मैग्नेटिक लाइंस आ जाएंगी और ये सीधा वेल्डेड हो जाएगा और बाद में हम इसे निकाल सकते हैं। या फिर हम इसमें ये जो हमारा इलेक्ट्रोड है इस पे हम फ्लक्स मटेरियल लगा दें, जिससे कि मैग्नेटिक लाइंस जो है वो जनरेट ना हो। या फिर हम एसी सप्लाई का यूज कर सकते हैं। तो एसी सप्लाई में क्या पोल चेंज होता रहेगा तो वो मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं बन पाएगा उसमें। इसे हम टेप इन और टेप आउट कहते हैं। ये जो मेटलिक ऑब्जेक्ट लगाते हैं हम इन्हें इसे टेप इन और टेप आउट कहते हैं। यही आर्क ब्लो होता है। आर्क ब्लो के कारण इसमें वेल्ड स्पेटर हो जाता है। वेल्ड स्पेटर मतलब जो वेल्ड जब हम करते हैं तो उसमें जो छींटे उचटते हैं, इधर उधर गिरते हैं, उसे हम वेल्ड स्पेटर कहते हैं। तो आर्क ब्लो के कारण वेल्ड स्पेटर हो जाता है और यूनिफॉर्म वेल्डिंग नहीं हो पाती है कॉर्नर पे। ये इसके डिसएडवांटेजेस रहते हैं। अब हम वेल्डिंग टेक्निक्स देख लेते हैं कि वेल्डिंग टेक्निक्स कौन कौन सी होती है। तो वेल्डिंग टेक्निक्स कौन कौन सी होती है? वेल्डिंग टेक्निक्स, तो इसमें पहली जो वेल्डिंग टेक्निक में दो मूवमेंट होते हैं। एक होता है लीनियर मूवमेंट और दूसरा जो होता है वो होता है डाउनवर्ड मूवमेंट। लीनियर मूवमेंट जो होता है उसे हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कराते हैं। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो मूवमेंट होता है इलेक्ट्रोड का वह लीनियर मूवमेंट होता है। जैसे ये हमारा वर्कपीस है और ये इलेक्ट्रोड है, तो जब हम इसमें वेल्डिंग करते हुए जाएंगे इस तरफ, मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जब हम वेल्डिंग करते हुए जाएंगे तो वही लीनियर मूवमेंट होता है। इसे हम लीनियर वेल्डिंग स्पीड बोलते हैं, लीनियर वेल्डिंग स्पीड, और इसकी यूनिट रहती है मिलीमीटर पर सेकेंड। और जब हम इस डायरेक्शन में इसका मूवमेंट कराते हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जो स्पेस रहती है ये वाली, जिसे हम आर्क लेंथ बोलते हैं, ये जो स्पेस रहती है इलेक्ट्रोड से वर्कपीस के बीच में जो डिस्टेंस रहती है उसे हम आर्क लेंथ बोलते हैं। तो ये जो आर्क लेंथ हम कम ज्यादा करते हैं ये होता है डाउनवर्ड मूवमेंट।
इलेक्ट्रोड के मोशन के बेसिस पर हम दो टाइप की बैठती है, एक लीनियर मूवमेंट होता है और एक डाउनवर्ड मूवमेंट होता है। तो लीनियर मूवमेंट को हम लीनियर वेल्डिंग स्पीड बोलते हैं, जिसकी यूनिट होती है मिलीमीटर पर सेकेंड, और डाउनवर्ड मूवमेंट होता है ये आर्क लेंथ को चेंज करके हम करते हैं। तो इसके बेसिस पर हम देखते हैं, अगर लीनियर वेल्डिंग स्पीड हमारी इन दोनों में से किसी एक को हमने अगर मैनुअली कर दिया, एक को ऑटोमेटिक कर दिया, तो ये सेमी ऑटोमेटिक मशीन होती है। अगर दोनों को हमने ऑटोमेटिक करा है तो ये ऑटोमेटिक मशीन होती है, और अगर दोनों को हम मैनुअली कर रहे हैं तो वो मैनुअली मशीन होती है। अब हम वेल्डिंग मशीन देख लेते हैं कि वेल्डिंग मशीन कितने टाइप की होती है। वेल्डिंग मशीन दो टाइप की होती है। फर्स्ट होती है कांस्टेंट करंट टाइप, और दूसरी होती है कांस्टेंट वोल्टेज टाइप। कांस्टेंट करंट टाइप जो वेल्डिंग मशीन होती है उसे हम वह ड्रॉप कैरेक्टरिस्टिक्स की होती है। ड्रॉप कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं उसे ग्राफ पर। जैसे ये V और I में हमने ग्राफ बनाया, तो इसमें इस टाइप से इसका ग्राफ रहता है, डेल्टा V, डेल्टा V और ये डेल्टा I। तो इस टाइप की जो मशीन रहती है इसे कांस्टेंट करंट टाइप बोलते हैं। इसका जो कैरेक्टरिस्टिक रहता है वो ड्रॉप कैरेक्टरिस्टिक रहता है, मतलब हम जैसे जैसे करंट बढ़ाएंगे वैसे वैसे वोल्टेज जो है वो डिक्रीज होता जाएगा। अब हम सेकेंड टाइप की जो वेल्डिंग मशीन होती है ये कांस्टेंट वोल्टेज टाइप होती है। ये जो रहती है ये लीनियर कैरेक्टरिस्टिक्स की रहती है, लीनियर कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इसका ग्राफ कैसा बनता है, ये वोल्टेज ये करंट, तो इसका ये लीनियर ग्राफ बनता है। इसमें भी ये डेल्टा V और ये डेल्टा I, ठीक है। जो कांस्टेंट करंट टाइप वेल्डिंग मशीन रहती है वो उसमें क्या होता है कि थोड़ा भी हम अगर वोल्टेज का वेरिएशन करते हैं तो उसमें करंट का वेरिएशन जो रहता है वो थोड़ा होता है। मतलब अगर हम वोल्टेज का वेरिएशन करते हैं तो उसके साथ करंट का जो वेरिएशन रहता है वो कम होता है। लेकिन कांस्टेंट वोल्टेज टाइप जो वेल्डिंग मशीन रहती है उनमें अगर हम थोड़ा वोल्टेज का थोड़ा सा भी चेंज करते हैं तो करंट का चेंज जो होता है वो ज़्यादा होता है। तो इसीलिए हम जो कांस्टेंट करंट टाइप वेल्डिंग मशीन रहती है उसे मैनुअल आर्क वेल्डिंग के लिए ज़्यादातर यूज करते हैं। कांस्टेंट करंट टाइप वेल्डिंग जो रहती है उन्हें हम मैनुअल आर्क वेल्डिंग में ज़्यादा यूज करते हैं, मैनुअल आर्क वेल्डिंग। और जो कांस्टेंट वोल्टेज टाइप वेल्डिंग मशीन रहती है उन्हें हम ऑटोमेटिक वेल्डिंग में यूज करते हैं। तो कुछ डेफिनेशन देख लेते हैं हम, दो डेफिनेशन देख लेते हैं, ओपन सर्किट वोल्टेज और शॉर्ट सर्किट करंट क्या होता है। ओपन सर्किट वोल्टेज जिसे हम V0 से डिनोट करते हैं। तो ओपन सर्किट वोल्टेज वह वोल्टेज होता है जब हमने इलेक्ट्रोड और जो
वर्कपीस रहता है उसे हमने टच नहीं कराया। मतलब सर्किट जब ओपन है उस टाइम पर जो सर्किट का वोल्टेज रहेगा, मैक्सिमम वोल्टेज जो रहेगा उसे ही हम ओपन सर्किट वोल्टेज कहेंगे। जिस टाइम पे सर्किट ओपन है उस टाइम पर वेल्डिंग में जो सर्किट है उसमें मैक्सिमम वोल्टेज जो रहेगा उसे हम ओपन सर्किट वोल्टेज बोलते हैं। और शॉर्ट सर्किट करंट क्या होता है? शॉर्ट सर्किट करंट शॉर्ट सर्किट करंट इसे हम IS से डिनोट करते हैं। शॉर्ट सर्किट करंट वह करंट रहता है जब हम वेल्डिंग करते हैं। तो वेल्डिंग करते समय जो करंट कंज्यूम करती है वेल्डिंग मशीन जो करंट कंज्यूम करती है उसे हम शॉर्ट सर्किट बोलते हैं, शॉर्ट सर्किट करंट बोलते हैं। जिस समय पर आर्क जनरेट होती है तो वह करंट होता है शॉर्ट सर्किट करंट। इसमें एक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, एक कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन होती है जो हमें क्वेश्चन न्यूमेरिकल सोल्व करने के लिए रहती है। वह इस टाइप से रहती है, V/V0 प्लस I/IS इक्वल टू 1। ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, इसे आप याद रखें। यह न्यूमेरिकल सोल्व करते समय आपको बहुत इसकी आवश्यकता पड़ेगी। और इसमें एक और रिलेशन रहता है, आर्क वोल्टेज इक्वल टू A+B LA मतलब आर्क लेंथ, VA मतलब आर्क वोल्टेज और LA मतलब आर्क लेंथ। यहाँ पर A और B जो है वो कांस्टेंट है। फ्रेंड्स, वेल्डिंग मशीन में जो हमने वेल्डिंग मशीन देखी थी कांस्टेंट करंट टाइप और कांस्टेंट वोल्टेज टाइप, तो उसमें एक और चीज हम देखते हैं कि स्टेबल आर्क के लिए हमें क्या कंडीशन रहेगी। तो पहले हम कांस्टेंट करंट के लिए देख लेते हैं, कांस्टेंट करंट टाइप के लिए। तो जैसे हमने एक ग्राफ बनाया था वोल्टेज और करंट का, इसमें ये जो रहता है वो ड्रॉप कैरेक्टरिस्टिक्स का रहता है कांस्टेंट करंट टाइप। तो जो हमारी ये इक्वेशन है आर्क लेंथ की, ये वाली जो लाइन है वो इस कर्व से जहां पर टकरा रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, उस पॉइंट पर हमें स्टेबल आर्क मिलेगी, स्टेबल आर्क। तो स्टेबल आर्क के लिए हमें क्या करना, कौन सा पॉइंट चाहिए रहेगा? आइए मतलब जो आर्क करंट है वो ऑप्टिमम आर्क करंट के इक्वल होना चाहिए, तब हमें स्टेबल आर्क मिलेगी। और इसे ही हम अगर कांस्टेंट वोल्टेज के लिए देख लें तो उसमें हमें ये वोल्टेज है, ये करंट है, इसमें अगर हम देखें तो ड्रॉप, ये लीनियर कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, ये हो जाएगा VF इक्वल टू A+B LA। तो इसमें हमें ऑप्टिमम स्टेबल आर्क के लिए VA इक्वल टू VP मतलब आर्क वोल्टेज इक्वल टू ऑप्टिमम आर्क वोल्टेज लेना होगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने देखा कि आर्क वेल्डिंग क्या होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके न्यूमेरिकल्स देखेंगे और फिर हम इसके कुछ टाइप्स होते हैं आर्क वेल्डिंग के, उन टाइप्स को भी नेक्स्ट लेक्चर में, अगर एक में हो सका तो हम एक में या फिर डिफरेंट लेक्चर में और वीडियोस में उन्हें एक्सप्लेन करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, और अगर कोई कमेंट करना चाहते हैं, आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं, कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो सजेशन भी आप हमें दे सकते हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो जो भी नए वीडियो रहेंगे उनका नोटिफिकेशन आपको ईमेल पर मिल जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल।